चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं बंटी सिंह रावत और आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका के प्रमुख कोशिकांग, जिसमें हम हरित लवक, अंतःप्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम, गोल्गी काय, लाइसोसोम, केंद्रक और केंद्र का जो भी कोशिकांग हमें दे रखे हैं उनकी आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो आज हमारा भाग 6 है, जिसके अंदर हम इन कोशिकांगों के बारे में आपसे डिस्कशन करने वाले हैं। तो बात करते हैं, चलते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है, हमने पिछली क्लास के अंदर भी लवक के बारे में पढ़ा था और आज हमारा लवक आ जाता है जिसे हम लवक बोलते हैं, प्लास्टिड। तो लिखते हैं लवक, इसे हम प्लास्टिड कहते हैं, प्लास्टिड। और ये प्लास्टिड जो है ना, वो सभी पौधों के अंदर पाए जाते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि बात की जाए इनके बारे में, तो सभी पादप कोशिकाएं हैं और कुछ प्रोटोजोआ हैं, जैसे हमारे पास यूग्लिना, उनके अंदर ये पाई जाती हैं हरित लवक। और भी हैं हमारे पास, वर्णी लवक हैं, अवर्णी लवक हैं और हरित लवक हैं। इनके बारे में हम आपसे आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं लवक के बारे में कि सभी पादप कोशिकाओं एवं कुछ प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना आदि कुछ जीवों के अंदर पाए जाते हैं। वैसे प्लांटों की यदि हम बात करें तो प्लांटों का जो भाग रंगहीन है या रंग जिसके अंदर पाया जाता है, हरा रंग इसके अंदर पाया जाता है और भी कलरफुल जो कलर होता है उनका, वो हमारा लवक की वजह से ही होता है। तो बात करते हैं इनकी खोज के बारे में कि इसकी जो डिस्कवरी जो की गई थी ना, वो किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। तो देखते हैं, सबसे पहले इनकी खोज की बात की जाए तो इनकी जो खोज की गई थी ना, वो की गई थी, वैज्ञानिक का नाम आपको याद रखना है, हैकल। हैकल नामक वैज्ञानिक के द्वारा इस लवक की क्या की गई थी, खोज की गई थी। दूसरी बात करें इनके बारे में हम, शब्द जो है ना वो सिम्पर के द्वारा दिया गया था। लवक जो है ना, जिसकी हम बात करें कि जो टर्म है हमारी, टर्म जो दी गई थी ना, उनका नाम है क्या, वैज्ञानिक सिम्पर। इतना हमें याद रखना है, सिम्पर। ठीक है। दूसरी यदि बात करें तो ये हमें केवल और केवल प्लांट सेल में देखने को मिलते हैं। कुछ प्रोटोजोआ जैसे जंतु हैं हमारे पास, जैसे यूग्लिना, उनके अंदर ये हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। दूसरी बात की जाए इनके बारे में, अब ये जो लवक होते हैं ना, ये लवक अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इनकी बात हम करते हैं, लवक। तो लवक हमारे पास कितने प्रकार के हैं, उस बात को हम याद रखते हैं, 3 प्रकार के। 3 प्रकार लवक के हमारे पास 3 प्रकार हैं। 3 तरीके के लवक हमें पादप कोशिकाओं के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसमें हम पहले लवक की यदि बात करें तो पहला है हमारे पास क्या, हरित लवक। याद रखना है, हरित लवक। दूसरे की यदि हम बात करें तो दूसरा कहलाता है हमारे पास क्या, अवर्णी लवक। अवर्णी लवक। और तीसरे की यदि बात की जाए तो तीसरा वर्ण जो है ना हमारे पास, वो कहलाता है हमारा इसका वर्णी लवक। वर्णी लवक, ये वर्णी लवक। हरित लवक को बोला जाए तो इसको क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है, नाम याद रखना है इसका, क्लोरोप्लास्ट। इसको क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। और जो अवर्णी लवक है ना, इसको हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। ये ल्यूकोप्लास्ट कहलाता है हमारा। और जो वर्णी लवक है ना, इन्हें हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट। प्लास्ट। ये 3 तरीके के लवक हमें पादप कोशिकाओं के अंदर देखने को मिलते हैं। बात की जाए हरित लवक जो है ना हमारे पास, उस हरित लवक की बात की जाए तो पौधे का जो भी हमारे पास हरा भाग है, हरे भाग के अंदर हमें ये देखने को मिलने वाले हैं, कौन, हरित लवक। तो पौधे का जो भी भाग हमारा हरा होता है वो इसी हरित लवक की वजह से ही होता है। दूसरी हम बात करें अवर्णी लवक की, तो अवर्णी लवक की यदि बात की जाए तो हमारे पास जो अवर्णी लवक है ना, पौधे के उन भागों में पाया जाता है
जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँचता है। आवर्णीय लवक वाले भाग में वहाँ मिलेगा हमें ये देखने को पौधों के अंदर जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है। तो जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है, नहीं पहुँचता, वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा क्या? अवर्णीय लवक। दूसरी यदि हम बात करें तो वर्णीय लवक की, तो हमारा जो वर्णीय लवक है ना, ये पौधों के रंगीन भागों में पाया जाता है, याद रखना है, रंगीन भागों में पाया जाता है। ये हमारी इनकी बात हुई कि लवक जो हमारे पास होते हैं ना, वो 3 तरीके के होते हैं, एक हरित लवक, एक अवर्णीय लवक और वर्णीय लवक। इसी की वजह से पौधों के भागों के जो भाग हैं हमारे पास, जड़, तना, फूल, पत्ती जो भी है, उनके अलग अलग रंग हमें दिखाई देते हैं। आगे की बात करते हैं इसके अंदर। आगे देखा जाए तो अब हमारे पास आ जाती है क्या? हरित लवक की संरचना। उसकी हम बात करते हैं आपसे, इसके बारे में बात करते हैं, नोट कर लेते हैं। हरित लवक, सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं हरित लवक। हरित लवक जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। अब इस क्लोरोप्लास्ट की बात की जाए तो इसकी संरचना हमें जो देखते हैं हम इसको जैसे ही सूक्ष्मदर्शी के अंदर, तो इसकी संरचना हमें दोहरी झिल्ली युक्त, जैसे कि हमने पढ़ा था पिछली क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी दोहरी झिल्ली पाई जाती है, एक सबसे बाहर वाली झिल्ली, एक अंदर वाली झिल्ली। इसी तरीके से हरित लवक भी हमारी दोहरी झिल्ली युक्त क्या होती है? संरचना होती है। इसके बारे में कुछ पॉइंट नोट करते हैं हम। जैसे कि सबसे पहले बात करें कि हरे पेड़ पौधों के जो वायवीय भाग होते हैं, जैसे कि तना है, पत्ती है, कच्चे फल जो होते हैं, उनकी कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होनी वाली होती है। तो हरित लवक हमारा जो है ना, वो प्रकाश संश्लेषण, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उसमें सहायक होता है। तो बात करते हैं, नोट करते हैं इसके बारे में कि हरे पेड़ पौधों के वायवीय भागों, हरे पेड़ पौधों के वायवीय भागों। अब वायवीय भाग कौन कौन से हैं हमारे पास, उनके बारे में हम लिख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास तना है, पत्तियां हैं हमारे पास, और हम लिख सकते हैं अपरिपक्व फल। अपरिपक्व फल, अपरिपक्व फलों को हम बोल सकते हैं कि जो हमारे कच्चे फल होते हैं, कच्चे फल, उनके अंदर हमें ये देखने को मिलता है। उनकी जो कोशिकाएं होती हैं ना, उनके अंदर ये पाया जाता है कि कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है। ये बात हमें याद रखनी है। जहां अब यहाँ क्या होने वाला है, इस जगह में हरित लवक में होने वाला क्या है भाई? तो जहां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो जो पेड़ पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, वो इसी भाग में जाके होती है, हरित लवक वाले भाग में। दूसरी यदि हम बात करें इसके अंदर, हरित लवक हमारे जो है ना, वो हमें हरे रंग के होते हैं। इन्हीं के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। तो लिखते हैं पॉइंट, हरित लवक हरे रंग के होते हैं, ठीक है, और इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इनमें क्लोरोफिल
पाया जाता है। और हमने पढ़ा है यही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो ये वही है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट जिसे हम कह रहे हैं। तो जिसके अंदर पेड़ पौधे इसी की सहायता से भोजन का क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यदि इसकी संरचना देखी जाए तो इसकी संरचना की यदि हम बात करें तो इसकी संरचना हमें इस तरीके की दिखाई देती है। तो सबसे पहले इसके अंदर सबसे इसकी ये बाहरी झिल्ली होती है इसके अंदर। दूसरी झिल्ली की यदि बात करें तो एक झिल्ली और इसके अंदर पाई जाती है जिसे हम इसकी आंतरिक झिल्ली कहते हैं। ये हमारी क्या कहलाती है, आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली ये हमारी इसकी आंतरिक झिल्ली कहलाती है। और सबसे बाहरी झिल्ली की बात करें जो बनाई हुई है हमारी, ये इसकी बाहरी झिल्ली कहलाती है, बाहरी झिल्ली। तो मतलब कोशिका के अंदर हमारे पास जो हरित लवक है ना, वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। क्लियर बात। अब इसके अंदर हमने कुछ संरचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। जैसे इसको माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी के अंदर देखा गया तो इसके अंदर कुछ हमें ऐसी कुछ संरचनाएं देखने को मिली जिस तरीके से हम एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन इकट्ठा करके बहुत सारे कॉइनों को हम इनको रख दिया जाए, जैसे सिक्के के ऊपर बहुत सारे सिक्के इकट्ठे करके रख दिया जाए, ऐसी कुछ संरचनाएं हमें इनके अंदर देखने को मिली। इन संरचनाओं को जो नाम दिया गया ना, वो बोला गया कि ये थाइलेकॉइड कहलाते हैं। जो एक सिक्के जैसी जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं इसे हम क्या बोलते हैं, थाइलेकॉइड। नाम याद रखना है, इनको हम थाइलेकॉइड कहते हैं। ऐसी संरचनाएं इसके अंदर बहुत सारी हमें देखने को मिलती हैं। इस तरीके से हमें इसकी बहुत सारी संरचनाएं इसमें देखने को मिली। इन्हें याद रखना है, इनको क्या बोला जाता है भाई, थाइलेकॉइड बोला जाता है। दूसरी यदि बात करें इस पूरे थाइलेकॉइड को, ऐसी बहुत सारी इसके अंदर जो संरचनाएं पाई जाती हैं, इस थाइलेकॉइड को बहुत सारी जो सिक्के जैसी संरचना जो हमें दिखाई दे रही हैं, इन्हें हम बोलते हैं क्या, नाम याद रखना है इसका, ग्रेनम। ग्रेनम मतलब ऐसे बहुत सारे सिक्के, मतलब हमने करीबन 40 से 60 सिक्कों को यदि इकट्ठा करके एक साथ रख दिया है तो वो हमारे कहलाते हैं पूरे क्या, ग्रेनम कहलाते हैं। ये बात हमें याद रखना। अब ये पूरी जो संरचना है हमारे पास ग्रेनम वाली, ये संरचना हमारी पूरी की पूरी देखने को मिलती है इसके अंदर। हमें इसकी जो आंतरिक झिल्ली है ना, उस आंतरिक झिल्ली के अंदर की यदि बात की जाए तो इसके अंदर प्रोटीन से बना एक पारदर्शी पदार्थ भरा होता है जिसे हम कह देते हैं क्या, स्ट्रोमा। नाम याद रखना है, स्ट्रोमा, जिसको स्ट्रोमा बोला जाता है। अब इस भाग की यदि बात की जाए तो ये जो वाला भाग है ना हमारा, यहीं पर हमारी जो है ना अप्रकाशिक अभिक्रिया हो रही होती है। तो मतलब इसके अंदर एक तो प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होने वाली है, दूसरी इस हरित लवक के अंदर अप्रकाशिक अभिक्रिया होने वाली है। तो इसमें पहले तो हम लेके लेते हैं कि ये जो वाला भाग है ना हमारा, ये प्रोटीन से बना पारदर्शी पदार्थ होता है, पारदर्शी पदार्थ जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। और इसी स्ट्रोमा के अंदर, आंतरिक झिल्ली के अंदर जिसे हम कहें, तो इसके अंदर थाइलेकॉइड ऐसी संरचना हमें देखने को मिलती है। दूसरी यदि बात करें, ये बहुत सारी थाइलेकॉइड जब इकट्ठे हो जाती हैं 40 से करीबन 60 के आसपास, 100 तक भी इनकी संरचनाएं हो सकती हैं, उन्हें हम बोल देते हैं क्या, ग्रेनम नाम दे दिया जाता है। ठीक है। दूसरी यदि बात की जाए कि ये जो ग्रेनम है पूरा का पूरा, ये ग्रेनम आपस में एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े रहते हैं। इस जोड़ने वाले भाग को, इसका जो नाम है ना, उसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली बोला जाता है इसे, लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली, जिससे दोनों थाइलेकॉइड हमारे पास क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। दूसरी यदि बात की जाए तो इसी वाले भाग पर कुछ संरचनाएं और पाई जाती हैं। इसकी जो झिल्ली बोली जाए, इस पर कुछ संरचनाएं हमें और इस तरीके से देखने को मिलती हैं। इन्हें हम बोल देते हैं क्या, इसकी झिल्ली पर हम बोलें तो ये पाया जाता है हमारा क्या यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल। अभी हमने पढ़ा था कि क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। तो जो थाइलेकॉइड है, वो जो सिक्के कौन रखे हैं उनके बीच बीच में क्या पाया जाता है भाई, क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण का काम यहाँ पर करता है। और इसी झिल्ली पर कुछ और संरचनाएं हमें देखने को मिलती हैं, जिन्हें हम कह देते हैं, ये जो हमारे पास ये तो थाइलेकॉइड वाली संरचना थी, यहाँ पर कुछ और संरचनाएं हमें छोटी छोटी दाने जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें हम क्वांटासोम कहते हैं। क्वांटासोम। और जो क्वांटासोम है ना, ये 230 अणुओं से मिलकर क्या होता है, बना होता है। ये क्वांटासोम हमारे कहलाते हैं, और जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत सक्रिय स्थल कहे जाते हैं। क्लियर बात। दूसरी यदि बात की जाए, इसके अंदर हमें इस हरित लवक के खुद का इसके अंदर क्या पाया जाता है भाई, राइबोसोम पाया जाता है। ये बात भी हमें याद रखना है, राइबोसोम। इसके अंदर हमें बिखरे हुए राइबोसोम जो कि स्ट्रोमा वाले भाग में देखने को हमें मिल जाते हैं। क्लियर। दूसरी बात की जाए, इसके अंदर इसका एक वृत्ताकार डीएनए भी हमें देखने को मिलता है। तो ये बात भी हमें याद रखनी है कि इसका खुद का डीएनए भी इसके अंदर क्या होता है, पाया जाता है, जो कि आनुवांशिक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। ये संरचनाएं भी हमें इसके अंदर देखने को मिलने वाली हैं। क्लियर। दूसरी यदि बात करें, इसकी जो सबसे भारी झिल्ली है, इस जो झिल्ली का जो निर्माण होता है ना, वो होता है किससे, लाइपोप्रोटीन, या फिर जिसको हम बोलते हैं लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन। इसकी जो सबसे भारी झिल्ली होती है उसका निर्माण लिपोप्रोटीन से होता है। ठीक है। और दूसरी हमारी बात करें इसके अंदर की, इस हरित लवक को, इसी के अंदर हमारी जो है ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो रही है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो फोटोसिंथेसिस है ना, इसकी यदि हम बात करें तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमारी प्रकाशिक अभिक्रिया भी होती है और अप्रकाशिक अभिक्रिया भी होती है। दूसरी यदि बात की जाए तो इस हरित लवक के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से जो हमारी प्रकाश ऊर्जा होती है, उस प्रकाश ऊर्जा को बदला जाता है किसके अंदर, रासायनिक ऊर्जा के अंदर। ये काम इसका कहलाता है। तो एक तरीके से हम कहें तो ये हरित लवक जो है ना, वो हमारा एक तरीके से कोशिका की क्या कहलाता है, रसोई। क्योंकि इसके अंदर फूड मटेरियल का क्या, कार्बोहाइड्रेट का या ग्लूकोज हम कहें, उसका क्या हो रहा होता है, निर्माण हो रहा होता है। दूसरी यदि हम बात करें तो इसकी जो सबसे भारी झिल्ली है हमारे पास, इस पर कुछ छिद्र पाए जाते हैं छोटे छोटे। यहाँ से क्या है, कुछ पदार्थों का, गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, जिसे हम क्या कह देते हैं, पोरिन्स कह देते हैं। नाम याद रखना है, पोरिन्स। कुछ छिद्र पाए जाते हैं, सूक्ष्म छिद्र, जिन्हें नाम दे दिया जाता है क्या, पोरिन। बाकी के इसके बारे में अब हम नोट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा कि हरित लवक, हरित लवक जो है ना, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। याद रखना है भाई इस बात को। दूसरी यदि बात की जाए इसके अंदर, तो अब इस हरित लवक के अंदर क्या हो रही है, हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो रही होती है। प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमारे पास जो है ना, वो दो तरीके की है। पहली यदि हम बात करें तो पहली है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया। और दूसरी कहलाती है हमारी क्या, अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया। अभिक्रिया। ठीक है। अब इसको बोला जाता है प्रकाशिक अभिक्रिया को क्या, लाइट रिएक्शन।
लाइट रिएक्शन, और इसे बोला जाता है क्या, डार्क रिएक्शन। ये हमारी डार्क रिएक्शन मतलब अंधकार अभिक्रिया। और प्रकाश वाले भाग में जो होने वाली है उसे हम बोल देते हैं क्या, प्रकाशिक अभिक्रिया। अब जो प्रकाशिक अभिक्रिया हमारी जो हो रही होती है किसके अंदर, हरित लवक के अंदर, ये अभिक्रिया हमारी हो रही होती है किस वाले भाग पर, ग्रेनम पर। ये ग्रेनम पर कंप्लीट होती है हमारी। और यदि अप्रकाशिक अभिक्रिया की यदि बात की जाए तो ये होती है हमारे कहाँ, स्ट्रोमा के अंदर, स्ट्रोमा जो हमारा पारदर्शी भाग था। तो ये दोनों अभिक्रियाएं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हमारी कोशिका द्रव्य के अंदर भी हो रही होती है, और दूसरी यदि बात की जाए इसकी तो जी हमारे ग्रेनम वाले भाग पर भी हो रही होती है। दूसरी यदि हम बात की जाए तो हमारा जो हरित लवक था ना, इसको हम बोल देते हैं क्या, कोशिका की रसोई। नाम याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि कोशिका की रसोई किसे कहते हैं, तो कोशिका की रसोई भी कहलाता है जी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का क्या हो रहा होता है, निर्माण हो रहा होता है। तो ये थी हमारी इसकी संरचना। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि आ जाता है हमारे पास क्या, जिसे हम कहते हैं दूसरा अवर्णी लवक, जिसे ल्यूकोप्लास्ट बोला जाता है। अवर्णी लवक जो कि हमारा ल्यूकोप्लास्ट, से हम ल्यूकोप्लास्ट भी कहते हैं, अवर्णी लवक। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। इसकी यदि बात की जाए तो ये लवक हमारे कैसे होते हैं भाई, रंगहीन होते हैं। ये लवक रंगहीन होते हैं, ये बात हमें याद रखना है। ये पौधों को कोई कलर प्रदान नहीं करेंगे। दूसरी बात की जाए, ये सामान्यतः कहाँ देखने को मिलेंगे फिर हमें, ये सामान्यतः जड़ों में, रूट्स में पाए जाते हैं, इसलिए जड़ों का कोई रंग नहीं होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इनके बारे में। इनका काम क्या है कि ये भोजन को संग्रहण करने का भी काम करते हैं, फूड स्टोरेज का भी क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं इनके बारे में। भोजन संग्रहण का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, फूड स्टोरेज का काम इनके द्वारा किया जाता है। जी हमारे क्या कहलाते हैं, अवर्णी लवक, या जिन्हें हम कहते हैं क्या, ल्यूकोप्लास्ट। यदि दूसरी बात की जाए हमारी, तो दूसरा लवक हमारे पास आ जाता है जिसको हम बोलते हैं वर्णी लवक। वर्णी लवक, वर्णी लवक की यदि बात की जाए तो वर्णी लवक को हम क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट। इसे क्रोमोप्लास्ट बोला जाता है, नाम याद रखना है इसका, क्रोमोप्लास्ट। इसकी बात की जाए तो इसका काम क्या है भाई, पेड़ पौधों के अंदर ये क्या काम करने वाला है। तो दूसरी बात करें कि ये रंगीन लवक होते हैं हमारे पास, ये रंगीन लवक होते हैं, मतलब पौधों को ये अलग अलग रंग देने वाले हैं। ठीक है, रंगीन भागों में पाए जाएंगे। जहाँ से फूल की बात करें, अलग अलग रंगों का भाग इन्हीं के द्वारा होता है। जैसे कि हम बात करें कहाँ कहाँ देखने को मिलने वाले हैं, ये हमें फलों के अंदर भी देखने को मिलने वाले हैं। दूसरी हम बात करें, ये हमें फूलों के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि तभी जाके फूलों का क्या होने वाला है, हमारे पास अलग अलग रंग होने वाला है। या हम कहें अन्य जो पौधे का वायवीय भाग है, वायवीय भाग, उसमें भी हमें ये देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, दूसरी यदि बात की जाए इनके बारे में, तो हमारे ये वर्णी लवक जो है ना, ये फल फूल आदि को कैसा तो बना देते हैं, आकर्षक बना देते हैं। लिख लेते हैं इनके बारे में, ये फल फूल आदि को
आकर्षक बनाते हैं। ठीक है, दूसरी यदि बात की जाए तो हम बात करें, जैसे कि हमने देखा है टमाटर का लाल रंग होता है, टमाटर जो होता है ना उसका रंग कैसा होता है, लाल। और जो लाल रंग है ना उसके लिए इस टमाटर के अंदर एक वर्णी लवक पाया जाता है जिसका नाम है क्या, लाइकोपीन वर्णक। लाइकोपीन वर्णक, इसकी वजह से टमाटर का क्या होता है, लाल रंग होता है। तो इसी तरीके से ये फलों को, फूलों को अलग अलग क्या प्रदान करते हैं, रंग प्रदान करते हैं। क्लियर। तो ये बात हमारी वर्णी लवक और अवर्णी लवक के बारे में हुई। आगे आ जाता है हमारे पास क्या, अगला कोशिकांग जिसे बोला जाता है क्या, अंत प्रद्रव्यी जालिका। अंत प्रद्रव्यी जालिका, जालिका इसको इंग्लिश में बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में ER भी बोल दिया जाता है, याद रखना है आपको इसके बारे में, ER भी बोला जाता है इसको। अब इसकी बात करते हैं, ये क्या संरचना है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें यदि देखा जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सबसे पहले बात की जाए किसकी खोज की, इसकी जो खोज की गई थी ना वो की गई थी किसके द्वारा, पोर्टर के द्वारा, याद रखना है, पोर्टर के द्वारा, जो कि इन्होंने इसकी खोज 1945 में की थी। 1945 में पोर्टर नामक वैज्ञानिक के द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या की गई थी, खोज की गई थी। अब जैसे ही इन्होंने इसको देखा तो कोशिका के अंदर, ये हमारी मान लो कोशिका है और ये कोशिका का क्या है, केंद्र। तो कोशिका से जुड़ी हुई उसका जो कोशिका का केंद्रक है हमारे पास, ये क्या है, कोशिका का केंद्रक, इसकी बात करें हम तो ये केंद्रक है। तो इस कोशिका से जुड़ी हुई उनको कुछ नलिकाएं जैसी संरचनाएं दिखाई दी इस तरीके से। ठीक है, कुछ संरचनाएं हमें देखने को मिली इसके अंदर। ठीक है, उनको हम यहाँ बनाते हैं। ऐसी कुछ संरचनाएं देखने को मिली जो कि हमारे केंद्रक जो झिल्ली है उससे जुड़ी हुई थी और इधर हमारे काय से जुड़ी हुई थी, केंद्रक से जुड़ी हुई थी। ऐसी कुछ संरचनाएं इनको देखने को मिली। इधर भी हम बात करें तो ऐसी कुछ संरचनाएं देखने को मिली। इन नलिकाओं के ऊपर यहाँ पर कुछ और भी कण पाए जाते थे और एक इस साइड जो केंद्रक झिल्ली से जो जुड़ी हुई जो नलिका थी हमारे पास, इन पर कोई ऐसे कण हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसी भाग को, इसी संरचना को हम बोल देते हैं क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो भाग है ना हमारे पास जिस पर कुछ छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, मतलब हम कहें इन्हें राइबोसोम, 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 ये राइबोसोम जो है ना वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं। ये वाला भाग हमारा, और दूसरा वाला भाग बन गया ये वाला हमारा भाग। तो इसके ऊपर ऐसी कोई संरचना देखने को नहीं मिली। तो जिस वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो हमारे राइबोसोम पाए जाते हैं उसे हम नाम दे देते हैं क्या, RER, RER, जिसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम देते हैं। और जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम देते हैं, बोले तो SER। ये बात हमें पहले तो याद रखनी है। क्लियर बात। दूसरी यदि बात की जाए तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है भाई, इनका काम क्या है, तो ये कोशिका के आंतरिक कंकाल का निर्माण करते हैं। याद रखना है हमें इस पॉइंट को, कोशिका के आंतरिक कंकाल का निर्माण इन्हीं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब बात करें हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी यदि बात की जाए
तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास दो तरीके का है, उसकी हम बात करते हैं आपसे। क्या है भाई, इसके पॉइंट ऑफ की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास जो ईआर है, ये ईआर दो तरीके का है हमारे पास। एक को तो हमने बोला है क्या, एसईआर, जिसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा कहलाता है हमारे पास क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारे पास जो आरईआर है, जिसको हम बोल देते हैं क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसे बोला जाता है क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ। और ये कहलाता है हमारे पास क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ। अब इनका काम क्या है भाई इसके अंदर, तो इसकी यदि बात की जाए तो जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसके द्वारा किया जाता है वसा का संश्लेषण, फैट लिपिड वसा का संश्लेषण। ये किया जाता है किसके द्वारा, जिसको हमने बोला है क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यदि हम बात करें जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसके ऊपर पाए जाते हैं क्या, राइबोसोम चिपके रहते हैं, तो इनका काम है हम आप यहाँ पर क्या, प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का संश्लेषण, संश्लेषण। और इसी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की यदि हम बात करें तो इस पर राइबोसोम राइबोसोम चिपके रहते हैं, किसके ऊपर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम चिपके रहते हैं अपनी। क्लियर, तो ये बात हुई इसके बारे में। इस तरीके से एक कोशिका के एक कंकाल का क्या करता है, निर्माण। बाकी के कुछ और पॉइंटों की इसके बारे में बात करते हैं हम, तो देखते हैं आगे। दूसरे की बात करें तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, ये हमारी इस कोशिका को क्या प्रदान करते हैं भाई, यांत्रिक आधार प्रदान करते हैं, याद रखना है, यांत्रिक आधार इन्हीं के द्वारा प्रदान किया जाता है। दूसरे की बात करें हम इसकी, तो ये पदार्थों के परिवहन में भी सहायक होते हैं। इनकी जो नलिका जैसी जो संरचनाएं पाई जा रही हैं, जिनके ऊपर क्या है, राइबोसोम पाए जाते हैं, ये नलिकाओं के माध्यम से कोशिका झिल्ली तक, केंद्रक से भी, और कोशिका झिल्ली तक ये इधर जुड़े रहते हैं। तो इस तरीके से ये कोशिकाओं के अंदर पदार्थों का परिवहन करते हैं। तो लिख सकते हैं इसके बारे में, पदार्थों का परिवहन भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है कोशिका के अंदर। दूसरे दी हम बात करें, इन्हीं के द्वारा ग्लाइकोजन का संग्रहण भी किया जाता है, ग्लाइकोजन का संग्रहण भी इनके द्वारा किया जाता है। ये बात भी हमें याद रखनी है, ठीक है। तो ये थी संरचना हमारी किसकी, जिसको हमने बोला है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे बात करते हैं हम अगले कोशिकांग की, और अगला कोशिकांग हमारे पास आ जाता है जिसको हम बोलते हैं गोल्जी काय, गोल्जी काय, जिसे हम गोल्गी बॉडी भी कहते हैं, गोल्गी बॉडी। अब इस गोल्गी बॉडी की बात की जाए तो ये जो कोशिकांग है ना, ये कोशिकांग की खोज की यदि सबसे पहले बात की जाती है, डिस्कवरी इसकी जो की गई थी ना, उस पर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं, खोज। तो वैज्ञानिकों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है वैज्ञानिकों नाम। तो कैमिलो गोल्गी के द्वारा इसकी क्या की गई थी, खोज। याद रखना है वैज्ञानिक का नाम, कैमिलो कैमिलो गोल्गी, इनके द्वारा इसकी क्या की गई थी, खोज की गई थी। 1898 में इसकी खोज की गई थी, याद रखना है 1898 में। किसमें की गई थी, ये बात भी हमें याद रखना है, उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में, उल्लू की तंत्रिका कोशिका के अंदर। याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर कैमिलो गोल्गी के द्वारा इनकी खोज की गई थी, किसकी, गोल्गी बॉडी जिसे हम बोलते हैं, जो कि कहाँ के वैज्ञानिक थे, इटली के वैज्ञानिक थे। आपके नाम याद रखना है,
इटली के वैज्ञानिक के द्वारा खोज की गई थी इसकी। दूसरी बात करें, इनके कुछ अन्य नाम भी हैं, वो हमें याद रखना है। अन्य नाम, अन्य नाम, इनको और भी नामों से जाना जाता है। इनको बेकर्स बॉडी भी बोला जाता है, याद रखना है, बेकर्स बॉडी, बेकर्स बॉडी भी इनको बोला जाता है। डॉल्टन कॉम्प्लेक्स भी इनको बोला जाता है, नाम याद रखना है, डॉल्टन कॉम्प्लेक्स, डॉल्टन कॉम्प्लेक्स भी इनको बोला जाता है, ये नाम भी आपको याद रखना है। दूसरी यदि बात करें कि सभी जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, यूकैरियोटिक एक कोशिका, उसके अंदर हमें हरितलवक गोल्गी बॉडी देखने को मिलती है। सभी कोशिकाओं के अंदर गोल्गी बॉडी पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरी यदि बात करें, इन्हें हम कोशिका का ट्रैपिक फुलिस भी कहते हैं। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस भी इनको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ट्रैफिक पुलिस? उसके पीछे वजह ही है कि इसके अंदर बहुत सारे तो एंजाइम, बहुत सारी प्रोटीन का संश्लेषण यहाँ पर हो रहा होता है। तो प्रोटीन और जो एंजाइम्स पाए जाते हैं उनका निर्माण यहाँ पर हो रहा होता है। बाद बाकी हमने पढ़ा प्रोटीन का संश्लेषण हमारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था ना, उसके द्वारा भी इनका निर्माण हो रहा होता है प्रोटीन का, ठीक है। अब दूसरी यदि बात करें तो हमारी इस कोशिका के अंदर ये कुछ इस तरीके की संरचना हमें दिखाई देती है, ये कोशिका और ये केंद्रक। और इसकी यदि बात की जाए तो कोशिका के अंदर कुछ ऐसी संरचनाएं कुछ हमें देखने को मिलती हैं इस तरीके से, जो कि ना तो इधर हमारे केंद्रक से जुड़ी हुई हैं और ना ही इधर हमारी जो कोशिका झिल्ली होती है उससे जुड़ी होती है। इसको यदि जूम करके इस तरीके से देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके की संरचनाएं हमें देखने को मिलती है। इस टाइप की संरचना, ये गोल गोल अंडाकार संरचना यहाँ पर होती है हमारे पास। और इस तरीके से इस बीच वाले भाग की यदि हम बात करें तो इस वाले भाग को बोला जाता है सिस्टर्नी। इसको बोला जाता है क्या? सिस्टर्नी, ठीक है। ये बात हमें याद रखना है। दूसरी, ये जो है ना, इन्हें बोला जाता है क्या? बेसिकल्स, बेसिकल्स। और इसी बेसिकल्स के अंदर क्या भरे रहते हैं? बहुत सारे एंजाइम भरे रहते हैं, एंजाइम्स इनके अंदर। और यही पदार्थों को फिर क्या करते हैं? एंजाइमों के माध्यम से ये पदार्थों को अपघटन करने का क्या करते हैं? काम करते हैं। इसलिए इस कोशिका को, इसे कोशिका का ट्रैपिक पुलिस भी कहा जाता है। दूसरी की बात की जाए इसके बारे में पॉइंट की अगले की, तो अगला पॉइंट इनके बारे में आ जाता है हमारे पास क्या, कि गोल्गी काय का जो है ना, जिसको हमने गोल्गी बॉडी बोला है, उसका मुख्य कार्य होता है नई नई संरचनाओं का निर्माण करना, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसके बारे में, गोल्जी बॉडी के द्वारा विभिन्न संरचनाओं जैसे विभिन्न संरचनाओं जैसे, याद रखना है, शुक्राणु का जो एक्रोसोम होता है, शुक्राणु के, शुक्राणु जो कि नरयुग्मक कहलाता है, शुक्राणु के एक्रोसोम जो शीर्ष भाग होता है, जहां से इस शुक्राणु के द्वारा अंडे को क्या किया जाता है? भेदा जाता है, उसका निर्माण भी इसी के द्वारा किया जाता है, एक्रोसोम का निर्माण, ठीक है, इसी के द्वारा किया जाता है। दूसरी यदि हम बात करें तो जो लाइसोसोम है हमारे पास, आगे हम इसको पढ़ने वाले हैं, लाइसोसोम, उसका भी निर्माण इसी के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करें इन्हीं की, तो ये जो गोल्गी बॉडी है ना, पादप कोशिका के अंदर यदि हम देखें तो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में दिखाई देते हैं, जिन्हें हम डिक्टियोसोम कहते हैं। तो लिखते हैं इस पॉइंट को, पादपों में ये
छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पाए जाते हैं, टुकड़ों के रूप में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं क्या, डिक्टियोसोम इनको बोला जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पाए जाते हैं तो हम इन्हें क्या नाम दे देते हैं, डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम याद रखना है इसका नाम। तो पादपों के अंदर इन्हीं गोल्गी बॉडी को किस नाम से जाना जाता है, डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। क्लियर। तो ये हमारी संरचना हुई किसकी, गोल्गी बॉडी के बारे में। दूसरी बात हम करते हैं किसकी, अगला कोशिकांग जो है ना वो आ जाता है हमारे पास क्या, जिसे हम बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम। तो बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी किसके बारे में, राइबोसोम की, कि ये राइबोसोम जो है ना वो किसका बना होता है भाई। कोशिका के अंदर पाए जाने वाला एक कोशिकांग है हमारे पास जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करने वाला है। मतलब राइबोसोम की यदि बात करें तो ये मिलकर बना होता है आरएनए प्लस प्रोटीन से, याद रखना है, आरएनए प्लस प्रोटीन, इससे मिलकर बना होता है। बात करें इसकी खोज की, इसके खोजकर्ता जो है ना वो है पेलाडे। 1955 में इसकी खोज की गई थी। वैज्ञानिक का नाम है पेलाडे, पेलाडे 1955 में इसकी खोज की गई थी। किसकी, राइबोसोम से, के कोशिका के अंदर जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना उसके ऊपर कुछ सूक्ष्म संरचनाएं और पाई जाती हैं जिन्हें हमने क्या नाम दिया, राइबोसोम, जो कि प्रोटीन संश्लेषण का क्या होते हैं, स्थल होते हैं। इसलिए पेलाडे ने इसकी खोज की थी, इसलिए इनको पेलाडे कण भी बोला जाता है, पेलाडे कण इनको भी नाम दिया जाता है। ठीक है। दूसरी बात करें, ये कहाँ देखने को मिलेंगे हमें, ये हमें कोशिका द्रव में भी देखने को मिल जाएंगे, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव में भी देखने को मिल जाएंगे। दूसरी हम बात करें, हमारे पास जो RER था जिसको हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला था, उससे भी ये चिपके हुए रहते हैं, चिपके। ठीक है। सातवां और हम बात करें तो ये हमें मिल जाते हैं किसके अंदर, लवक के अंदर। लवक के अंदर भी हमें देखने को मिलते हैं, जो प्लास्टिड अभी हमने पढ़ा था उसके अंदर भी राइबोसोम पाई जाती हैं। दूसरा है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम हमें देखने को मिल जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, इनके अंदर हमें ये राइबोसोम देखने को मिल जाते हैं। दूसरी यदि बात करें कि इस राइबोसोम का मेन मुख्य काम क्या है, तो राइबोसोम का मुख्य कार्य, राइबोसोम का मुख्य कार्य, मुख्य कार्य है क्या करना है भाई, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण करना इनका मुख्य काम होता है। ठीक है। अब बात करें हम इस प्रोटीन संश्लेषण के बाद, तो ये हमें, ये जो राइबोसोम है हमारे पास, ये राइबोसोम हमें प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर भी देखने को मिलेंगे और हमें यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है ना हमारे पास, जो कि बैक्टीरिया कुछ सूक्ष्म जीवों के अंदर पाई जाती है। और इस प्रोकैरियोटिक कोशिका की यदि हम बात करें तो इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, याद रखना है, 70S प्रकार के 70S प्रकार की यदि हम बात करें तो ये 70S प्रकार का जो राइबोसोम है ये हमारी 2 शव इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसमें से एक को हम कहते हैं 50S और दूसरी को हम कहते हैं कितना, 30S उप इकाइयां, इनसे मिलकर बना होता है। ये कहलाती है हमारी 70S की उप इकाइयां। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर 70, 50 और 30 जोड़ के तो मैथ की तरह से कितना हो जाता है भाई, 80 हो जाएगा, लेकिन आपने लिखा है इसको कितना, 70। तो भाई यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है ना उसको ऐड करने का फंडा अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो 70S और
जो प्रकार का जो राइबोसोम है जो कि दो सब इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसका नाम है 50S और 30S। ये 50S और 30S जो है ना, इसमें से जो बड़ी इकाई जो होती है ना राइबोसोम की, उसको नाम दिया गया है, और 30S जो इकाई होती है उसकी छोटी इकाई को क्या दिया गया है, नाम दिया गया है। दूसरी यदि हम बात करें, ये तो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर देखने को मिल गया। दूसरी हम बात करें कि हमारी जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, यूकैरियोटिक कोशिका, तो यूकैरियोटिक कोशिका की यदि हम बात करें तो उसके अंदर हमें 80S प्रकार के राइबोसोम देखने को मिलते हैं प्रकार के। अब जो 80S प्रकार का जो राइबोसोम है हमारे पास यहाँ पर, वो दो सब इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसमें से एक को तो हम कह देते हैं 60S और दूसरे को हम कह देते हैं क्या 40S उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, इकाई से मिलकर बना होता है। ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है बात। दूसरी बात हमें याद रखनी है, यहाँ पर हमारा जो S है ना, इस S का मतलब क्या होता है भाई, S जिसको हमने S बोला है, सभी के साथ S लगा है, तो इसको बोला जाता है क्या, स्वेद वर्ग इकाई, स्वेद वर्ग इकाई या यूनिट, इसको बोला जाता है। अब ये क्या है भाई, ये हमारे पास देखो राइबोसोम का क्या होता है कि राइबोसोम को किसी एक ऐसे उपकरण की सहायता से घुमाया जाता है, तो जो राइबोसोम जितनी ज्यादा तली में बैठते हैं, उस बैठने के आधार पर उसको नापने की जो विधि है हमारी पास, उसको हम बोल देते हैं क्या, स्वेद वर्ग या सेंटीमेट्री यूनिट। तो उसके आधार पर इसको नाम दिया गया है, तो इसको एस का मतलब यहाँ पर होता है क्या, स्वेद वर्ग इकाई। दूसरी यदि हम बात करें कि हमारे पास जो दो सब इकाइयां हैं आपस में, जिसको हम एक को तो बोल रहे हैं यहाँ पर क्या 50S और प्लस 30S, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो वहां पर हमें 80S प्रकार का राइबोसोम मिलता है। तो ये 70S और 80S की जो इकाइयां होती हैं आपकी, ये दोनों इकाइयां जो कि आपस में जो जुड़ी रहती है ना, उसमें मैग्नीशियम आयन की सहायता से आपस में जुड़ी रहती हैं। तो हमें इस बात को याद रखना है कि दोनों उप इकाइयां आपस में Mg मतलब मैग्नीशियम आयंस से जुड़ी रहती हैं, जुड़ी रहती हैं। ये आपको याद रखना है, क्लियर। तो ये हुई बात हमारी किसके बारे में, राइबोसोम के बारे में। अगले कोशिकांग पर हम आ जाते हैं। अगले कोशिकांग की यदि बात की जाए तो अगला कोशिकांग हमारे पास आ जाता है क्या, जिसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो शब्द है लाइसिस, एक शब्द बनता है यहाँ से लाइसिस, लाइसिस, इसका मतलब होता है यहाँ क्या, तोड़ना, किसी भी पदार्थ को तोड़ना। वही जो राइबोसोम जो है ना हमारे पास, इनके द्वारा यही काम यहाँ पर किया जाने वाला है, पदार्थों को तोड़ना, पदार्थों का अपघटन करना, ठीक है, बात याद रखना है। दूसरी बात करते हैं इसकी खोज के बारे में। तो इसकी जो खोज की गई थी वो डी डोबे के द्वारा की गई थी। नाम याद रखना है वैज्ञानिक का, डी डोबे, डी डोबे, जो कि की गई थी इसकी खोज वो है 1958, 1958 में खोज की गई थी। दूसरे पॉइंट की बात करें हम, इसको जो नाम दिया गया था ना लाइसोसोम, वो दिया गया था किसके द्वारा, नोविकोव के द्वारा, नोविकोव, इनके द्वारा इसको क्या दिया गया था, नाम दिया गया था। दूसरी बात करें इसके निर्माण की, तो अभी हमने पढ़ा था कि इस लाइसोसोम का निर्माण गोल्गी काय से होता है या गोल्गी बॉडी से होता है। तो लिख सकते हैं इसके बारे में, इसका निर्माण, इसका निर्माण गोल्गी बॉडी से होता है, ठीक। लाइसोसोम जो है ना हमारे पास, उसका निर्माण किसके द्वारा होता है, गोल्गी बॉडी के द्वारा होता है। दूसरी बात करें तो इस लाइसोसोम के अंदर अनेक अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं और ये एंजाइम पाचन क्रिया से संबंधित होते हैं।
तो लिख सकते हैं इसके बारे में अनेक अपघटनी एंजाइम इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे, जो कि किस क्रिया से संबंधित हैं? पाचन क्रिया से संबंधित होते हैं। याद रखना है आपको, पाचन क्रिया से संबंधित होते हैं, यानी किसी भी पदार्थ को पचाने का काम इनके द्वारा यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें इसके अंदर, तो जंतुओं की आरबीसी के अतिरिक्त जंतुओं की आरबीसी, जिसको हम लाल रक्त कणिका या कोशिका कहते हैं, के अतिरिक्त सभी जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम उपस्थित होते हैं। के अतिरिक्त सभी जंतु कोशिकाओं में ये उपस्थित होते हैं। मतलब सिर्फ आरबीसी को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी की जितनी भी जंतु कोशिकाएं हमारे पास हैं उन सभी के अंदर ये पाए जाते हैं। क्लियर, आगे बात करते हैं। आगे अगले पॉइंट की बात आ जाती है। अगले पॉइंट में बात करें तो हम इस लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं, क्योंकि जैसे ही कोशिका का जीवन चक्र पूरा हो जाता है तो ये लाइसोसोम क्या होते हैं, ये फट जाते हैं, और इस फटे हुए भाग से फिर क्या होता है भाई, एंजाइम बाहर निकल जाते हैं, और ये एंजाइम क्या करते हैं, उस कोशिका के पूरी ही कोशिका का क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं। तो लिख सकते हैं इसके बारे में अपन इस पॉइंट को कि इन्हें हम आत्मघाती थैलियां भी बोलते हैं। आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली बोले तो सुसाइडल सेल भी बोला जाता है इसको। सुसाइडल सेल भी इनको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है भाई, इनके बारे में हमें याद रखना है वाली ये। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोशिका का जीवन चक्र पूरा हो जाता है, जैसे ही कोशिका का जीवन चक्र पूरा होगा, वैसे ही ये लाइसोसोम क्या हो जाते हैं भाई, फट जाते हैं। लाइसोसोम क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे, और उन लाइसोसोम से क्या बाहर निकलेंगे, एंजाइम बाहर आ जाएंगे। और जैसे ही ये एंजाइम बाहर आएंगे तो इस एंजाइम के द्वारा, इस लाइसोसोम के जो एंजाइम है ना, उनके द्वारा इस पूरी कोशिका का क्या कर दिया जाएगा भाई, कोशिका का पाचन कर दिया जाएगा। इसलिए इसे हम आत्मघाती थैली भी बोल दिया जाता है। और ये जो एंजाइम है ना हमारे, इसके अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं, वो एंजाइम यदि पीएच मान 5 है, उसमें सबसे अच्छा क्या करते हैं, काम करते हैं। वहां पर ये पीएच मान 5 में सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं। कौन? इसके अंदर पाए जाने वाले एंजाइम सक्रिय रहते हैं। ठीक है, और लगभग यदि हम बात करें तो इसके अंदर करीबन 50 प्रकार के एंजाइम हमारे पास देखने को मिलते हैं। 50 प्रकार के एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं, ये बात भी हमें याद रखनी है। क्लियर। दूसरी यदि बात की जाए इसके कामों की, इसके द्वारा कौन कौन से कार्य कोशिका के अंदर किए जाते हैं, तो दूसरी हम बात करते हैं इसके द्वारा कि कोशिका में अंतः कोशिकीय पाचन भी इनके द्वारा किया जाता है। तो याद रखते हैं, अंतः कोशिकीय पाचन, तो भाई कोशिका के अंदर भी पाचन की क्रिया इनके द्वारा की जा रही है। किसके द्वारा? लाइसोसोम के द्वारा। ठीक है, ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। दूसरी हम बात करें, बाह्य कोशिकीय पाचन भी इनके द्वारा किया जाता है। बाह्य कोशिकीय पाचन भी इनके द्वारा किया जाता है। अगले पॉइंट की यदि हम बात करें तो अगला पॉइंट है कि जो इसका एक एंजाइम है, इसके अंदर एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है कैथेप्सिन। कैथेप्सिन कैथेप्सिन एंजाइम जो होता है ना, वो कैथेप्सिन एंजाइम जो मेढक का टेडपोल होता है, मेढक का टेडपोल, मतलब मेढक के बच्चे को क्या बोला जाता है, टेडपोल बोला जाता है, उसकी पूंछ का पाचन कर देता है। पूंछ का पाचन कर देता है।
कौन है भाई ये एंजाइम हमारे पास? ऐसा कैथेप्सिन एंजाइम है हमारे पास, जो कि मेढक का जो लार्वा जिसे हम बोलते हैं या टेडपोल जिसे हम कहते हैं, उसका क्या कर देता है भाई? ये पाचन कर देता है। ये बात क्लियर हमारे पास। दूसरी यदि हम बात करें अगले कोशिकांग की इसके अंदर, तो अगला कोशिकांग आ जाता है हमारे पास इसके अंदर क्या? तारक काय, जिसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, या जिसे हम तारक काय बोला जाता है, काय। इसकी यदि बात की जाए तो इसका क्या काम है, क्या रोल है कोशिका के अंदर? तो इसमें यदि हम बात करें तो इसको सबसे पहले बात करें हम तो बॉन बेंडन, याद रखना है आपको, बॉन वेंडन ने इनको क्या किया था भाई? देखा था। बॉन वेंडन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इनको क्या किया था? देखा था। लेकिन यदि हम खोज की बात करें, खोज, तो खोज इनकी की गई थी किसके द्वारा? बोबेरी के द्वारा। बोबेरी के द्वारा इनकी क्या की गई थी? खोज की गई थी। ठीक है, इन्हीं की संरचना के बारे में इन्होंने ही बताया था, इसलिए इन बोबेरी को इनकी क्या बोल दिया जाता है? खोजकर्ता बोल दिया जाता है। दूसरी यदि बात करें तो ये जो सेंट्रोसोम है जिनको हम तारक काय बोल रहे हैं, ये केवल और केवल हमें देखने को मिलते हैं किसके अंदर? जंतु कोशिका के अंदर। तो याद रखना है हमें इस बात को, केवल केवल जंतु कोशिका में वही हमें ये देखने को मिलेंगे, जंतु कोशिका के अंदर ही पाए जाते हैं, बाकी की किसी अन्य कोशिका में ये देखने को हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है बात। दूसरी यदि बात की जाए इनके बारे में, तो जब कोशिका के अंदर कोशिका विभाजन होता है, जब कोशिका विभाजित हो रही होती है, एक कोशिका से जब दूसरी कोशिका का क्या हो रहा होता है? निर्माण हो रहा होता है, उस समय पे ये तर्कु का निर्माण करते हैं। तर्कु, जिन्हें हम बोल देते हैं क्या? स्पिंडल फॉर्मेशन। स्पिंडल फॉर्मेशन, इस तर्कु का क्या करते हैं भाई? ये निर्माण करते हैं। ये इनके द्वारा क्या किया जाता है? काम किया जाता है। तो ये है संरचना एक और, जिसको हमने बोला था कि सेंट्रोसोम नामक संरचना हमें सिर्फ जंतु कोशिका के अंदर दिखाई देने वाली है। दूसरी हमने बात की थी आपसे किसके बारे में कि पादप कोशिकाओं के अंदर कोशिका द्रव्य में एक और संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? रिक्तिका। रिक्तिका, रिक्तिका जिसको बोला जाता है क्या? वैक्यूल। वैक्यूल, ये संरचना भी हमें देखने को मिलती है। तो इस संरचना की यदि बात की जाए तो जो वैक्यूल है ना, ये हमारे इस कोशिका द्रव्य के अंदर उपस्थित रहती है ये संरचना। तो याद रखना है, कोशिका का जो कोशिका द्रव्य जो होता है ना, उसके अंदर हमें ये देखने को मिलती है कोशिका द्रव्य। इसके अंदर पाई जाने वाली संरचना आपकी ये होती है। अब इसकी बात की जाए तो ये कोशिका में उपस्थित संरचना है, जो कि रिक्त स्थान के रूप में कोशिका द्रव्य से क्या रहती है भाई? अलग रहती है भाई। भाई उसी के अंदर पाई जाती है, लेकिन उससे क्या रहती है भाई? अलग रहती है। इसका वातावरण क्या रहता है? अलग रहता है। अब इस रिक्तिका की यदि बात करें, ये जो हमारे पास वैक्यूल है, इसके चारों तरफ क्या है? एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट एक झिल्ली है जो कि किसके अंदर पाई जाती है? रिक्तिका के बाहर पाई जाती है, उसे हम क्या बोल देते हैं? टोनोप्लास्ट कह देते हैं। और भी यदि बात करें इसके अंदर, हमें इस रिक्तिका के अंदर कुछ हवा, वायु भी भरी रहती है इसके अंदर। ठीक है, ये कण भी कुछ और भी पाए जाते हैं। कुछ तरल पदार्थ भी हमें इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। इसके अंदर फूड मटेरियल, भोजन भी हमें देखने को मिल जाता है। ये सारी संरचना इसके अंदर पाई जाती है। और यदि इसकी बात की जाए तो पादप कोशिकाओं के अंदर, पादप कोशिका के अंदर बहुत बड़ी बड़ी प्रकार की क्या पाई जाती हैं? रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। बहुत बड़ी प्रकार की क्या पाई जाती हैं? रिक्तिकाएं हमें देखने को मिलती हैं। अब इतनी बड़ी रिक्तिका की वजह से पादप कोशिकाओं का केंद्रक थोड़ा सा पर्दी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। पर्दी की तरफ
शिफ्ट हो जाता है, याद रखना है। तो पादप कोशिका के अंदर केंद्रक जो है ना वो बिल्कुल बीचों बीचों वाले भाग के अंदर नहीं पाया जाता है, जो कि एक पर्दे की तरफ, साइड की तरफ क्या हो जाता है, एक सिमट कर पाया जाता है। ठीक है, इसी की वजह से, बड़े आकार की रिक्तका होने की वजह से। दूसरी यदि हम बात करें जंतु कोशिकाओं में, तो रिक्तकाएं कोशिका द्रव में बिखरी हुई रहती हैं। जंतु कोशिकाओं के अंदर, जंतु कोशिकाओं के अंदर ये किस रूप में पाई जाती हैं भाई, पूरी ही कोशिका द्रव्य के अंदर बिखरी संरचना के रूप में फैली रहती हैं। संरचना फैली रहती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी संरचनाएं उनके अंदर पाई जाती हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, रिक्तका बोल देते हैं। आगे बात करते हैं। आगे बात आती है हमारी अगले कोशिकांग की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कोशिका का क्या है, एक कोशिकांग है जिसे बोला जाता है क्या, केंद्रक, न्यूक्लियस। केंद्रक जो कि हमारा क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है, न्यूक्लियस। इसकी यदि हम बात करें तो ये केंद्रक जो है ना, इसको सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने देखा था, याद रखना है आपको। ल्यूवेनहॉक ने देखा, हॉक ने देखा कि कोशिका के केंद्र में एक और संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं भाई, केंद्रक कहते हैं। दूसरी यदि हम बात करें तो सबसे पहले इसकी जो खोज है ना वो की गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ब्राउन ने खोजा था इसको। कहाँ खोजा वो बात आपको याद रखनी है। ऑर्किड एक पादप होता है, इसकी जड़ों के अंदर इसकी क्या की गई थी, इनके द्वारा खोज की गई थी। किसके द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, याद रखना है आपको। दूसरी यदि हम बात करें, इस केंद्रक को हम कोशिका का मस्तिष्क भी बोला जाता है। इसको कोशिका का मस्तिष्क भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है कोशिका का मस्तिष्क, क्योंकि ये पूरी के पूरी कोशिका पर क्या रखता है, नियंत्रण एवं समन्वय बनाए रखता है, नियंत्रण बनाए रखता है। इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, कोशिका का केंद्रक बोल देते हैं। आगे बात करें यदि हम इसकी, तो प्रत्येक कोशिका जो होती है ना, उसके अंदर एक केंद्रक हमें देखने को मिलता है। प्रत्येक कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, एक न्यूक्लियस केंद्रक पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं, जैसे कि हमारे पास बात करें हम शैवाल की, शैवाल जिसे हम एल्गी कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जहाँ बहुत लंबे समय तक पानी भरा रहता है तो एक पानी के ऊपर एक चादर जैसी संरचना बन जाती है हमारी, उसे हम क्या कहते हैं, शैवाल। दूसरा आ जाता है हमारे पास कवक, या फिर हम इसको बोल देते हैं क्या, फफूंद, या फिर फंजाई इसको बोला जाता है। इसकी बात करें फिर आ जाती है हमारी अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा जिसे हम बोन मैरो हमारी बोल देते हैं। और आ जाती है हमारे पास क्या, पेशी कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं, मसल्स जो हमारी होती है पेशियों में। ये कुछ ऐसी संरचना है जिनके अंदर बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको बहुकेंद्रकी बोल देते हैं। बहुकेंद्रकी मतलब बहुत सारे केंद्रक इनके अंदर पाए जाते हैं। बाकी की यदि हम बात करें, हमारे पास जो जंतु कोशिका है और अन्य जो कोशिका उनके अंदर हमें एक ही केंद्रक देखने को मिलेगा। ये कुछ अपवाद हैं, शैवाल, कवक है, अस्थि मज्जा है, पेशियां हैं, हड्डियों के अंदर भी हमारी जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनके अंदर हमें क्या है कि बहुत सारे केंद्रकों की संरचना देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं केंद्रक के बारे में। आगे की बात करें तो हमारे पास जो स्तनधारी हैं, स्तनधारी जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाकर जीवन यापन कराते हैं, जिन्हें हम मैमल्स बोल देते हैं, जिन्हें हम
मैमल्स बोल देते हैं, उनकी जो आरबीसी होती है ना, मैमल्स की जो आरबीसी होती है ना, उनमें हमारे जो केंद्रक है ना वो अनुपस्थित होते हैं, केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है, कोई केंद्रक उसके अंदर देखने को हमें नहीं मिलता है। क्लियर। लेकिन हमारे पास दो ऐसे अपवाद स्वरूप स्तनधारी हैं, अपवाद, एक तो है हमारे पास क्या ऊंट, और एक है हमारे पास क्या लामा, लामा। इनकी आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर। आगे बात करते हैं। केंद्रक की यदि बात करें तो केंद्रक सामान्यतः गोलाकार संरचना होती है। इसकी यदि संरचना की बात की जाए तो ये इस तरीके से देखने दिखाई देती है हमें ये संरचना, जैसे ये दोहरी झिल्ली युक्त क्या होती है संरचना, ये इसकी क्या कहलाती है, केंद्रक की दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली, ठीक है, इसके अंदर पाई जाती है। दूसरी यदि हम बात करें तो कहीं कहीं पे ये दोहरी झिल्ली के अंदर क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियोफोर कहते हैं, न्यूक्लियोफोर, ठीक है, ये बात हो गई हमारी यहां पर। दूसरी यदि बात करें तो इस केंद्रक के अंदर क्या भरा रहने वाला है भाई, केंद्रक द्रव्य मिलेगा हमें, केंद्रक का खुद का एक वातावरण है हमारे पास, जिसे हम केंद्रक द्रव्य भी यहाँ पर बोल देते हैं। दूसरी यदि बात करें तो इसके अंदर हमें कुछ ऐसी संरचनाएं देखने को मिलती हैं जिसके अंदर कुछ ऐसी धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, तो जिन्हें हम बोल देते हैं क्या, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जो है ना वो मिलकर बना होता है किससे, डीएनए, और साथ में हमारी इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन, उससे मिलकर ये हमारा क्रोमैटिन बना होता है। उसके बाद यदि बात करें तो इसी के अंदर हमें जो क्रोमैटिन वाला भाग है केंद्रक का, इसके अंदर कुछ संरचनाएं छोटी छोटी और हमें दिखाई देती हैं, जिन्हें हम बोल देते हैं क्या, केंद्रिका, केंद्रिका, जिसे हम न्यूक्लियोलस बोला जाता है, न्यूक्लियोलस बोला जाता है। तो ये हमने पढ़ा था कि केंद्रक और केंद्रिका हमें केंद्र वाले भाग में कोशिका के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है, देखते हैं, कुछ पॉइंट नोट करते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, केंद्रक क्या है हमारी पास, देखो चारों ओर दोहरी झिल्ली से बना आवरण पाया जाता है, तो लिख सकते हैं इसके बारे में, केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, ये बात याद रखनी है सबसे पहले तो हमें इसके बारे में, ठीक है। अब इससे क्या होता है भाई, इसी आवरण से कुछ छिद्र यहां पर पाए जाते हैं, यहीं से पदार्थों का क्या होता है, आवागमन होता है, तो ठीक है, लिख सकते हैं इसके बारे में, पदार्थों का आवागमन, आवागमन, ठीक है, ये बात भी हम याद रख सकते हैं। दूसरे यदि पॉइंट की बात करें इसके अंदर, केंद्र के अंदर एक तरल गाढ़ा पदार्थ भरा रहता है, इस पदार्थ को हम केंद्रक द्रव या फिर हम इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म इसको बोला जाता है,
न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। गाढ़ा तरल पदार्थ इसके अंदर भरा रहता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, दूसरी बात करें इसके बारे में, केंद्रक के बारे में, तो केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य जिसको हमने बोला है केंद्रक द्रव्य, इसके अंदर हमें डीएनए, साथ में हमें इसकी क्या प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है, डीएनए है हमारी, प्रोटीन है हमारी, और जो प्रोटीन होती है यहाँ पर वो हमारी यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन कहलाती है, याद रखना है। हिस्टोन प्रोटीन हमारी केंद्रक द्रव्य के अंदर पाई जाती है, जो कि इस हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बनी कुछ क्रोमेटिन तंतु इसके अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं, क्रोमेटिन तंतु। और यही क्रोमेटिन तंतु जो है ना, कोशिका विभाजन जब होता है, जब सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन, उसी समय पर हमारे जो इनका जब इकट्ठे होते चले जाते हैं ये क्रोमेटिन तंतु, तो यही हमें बाद में गुणसूत्र के रूप में दिखाई देने लगते हैं, गुणसूत्र के रूप में दिखाई देने लगते हैं। मतलब हम बात करें कि क्रोमेटिन जो है ना, उसी से आगे चल के काय का निर्माण हो जाता है, गुणसूत्र का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। आगे बात करते हैं इसके बारे में, कुछ पॉइंट और नोट करते हैं, जैसे कि अब जो हमारे पास केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर एक और संरचना हमें देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं क्या, केंद्रिका। और इस केंद्रिका की यदि बात की जाए तो ये जो केंद्रिका है ना, ये मुख्य रूप से आरएनए का संश्लेषण करती है, आरएनए। और आरएनए भी हमारे पास और भी प्रकार के होते हैं, जैसे सबसे पहले हम बात करें कि आरआरएनए का संश्लेषण करती है, जिसे हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एमआरएनए है, हमारे पास टीआरएनए है, जिसको हम कहेंगे ट्रांसफर आरएनए। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, और आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। इसकी यदि हम बात करें तो ये मुख्य रूप से किसका संश्लेषण करने वाली है भाई, आरआरएनए का संश्लेषण करती है, ये बात आपको याद रखना है। कौन भाई, केंद्र का संश्लेषण, केंद्रक के अंदर पाई जाने वाली संरचना जिसको हमने क्या नाम दिया है, ठीक है, केंद्र का। बात करें इसकी खोज, तो केंद्रका की जो खोज की गई थी ना, केंद्रका की खोज, उस वैज्ञानिक का हमें क्या याद रखना है भाई, नाम याद रखना है। वो खोज की थी फोंटाने, फोंटाना, इनके द्वारा इसकी क्या की गई थी, खोज की गई थी। दूसरी यदि बात करें तो इसको जो नाम है ना, वो नाम दिया गया था, उस वैज्ञानिक का नाम है बोमैन, बोमैन। इस मैन के द्वारा इसको क्या दिया गया था भाई, एक नाम दिया गया था। दूसरी हम बात करें इसका जो डिटेल वर्णन है ना, इसकी जो डिटेल संरचना है ना, उसकी यदि हम बात करें तो वो संरचना बताई गई थी किसके द्वारा, वैगनर के द्वारा, वैगनर। ये हमारे पॉइंट हमें कुछ इसके बारे में याद रखने हैं, क्लियर। आगे आ जाता है फिर हमारे पास अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में हम केंद्रक के कुछ कार्यों की बात करते हैं कि हमारे पास जो केंद्रक है ना, उसके द्वारा क्या क्या काम किया जाता है। तो भाई सबसे पहले तो बात करें हम कि केंद्रक पूरी कोशिका का नियंत्रण करता है भाई। सबसे पहला काम, पूरी कोशिका को जो कंट्रोल करने का काम किया जाता है ना, कोशिका का नियंत्रण, वो किसके द्वारा किया जाता है, केंद्रक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट हमें याद रखना है। दूसरी यदि हम बात करें तो कोशिका विभाजन जब भी कोशिका के अंदर होता है, कोशिका जब एक कोशिका से जब दूसरी कोशिका का निर्माण जब हो रहा होता है, तब भी वहां पर उनकी संरचनाओं का बनाना या ना बनना जो है ना, उसको भी नियंत्रित कौन करता है भाई, केंद्रक करता है हमारे पास। ठीक है, केंद्रक में डीएनए पाया जाता है हमारे पास, हमने इस बात को भी पढ़ा है, डीएनए हमें देखने को मिलता है। और ये जो डीएनए है इसका, यही हमारा संबंधित है किससे, वंशागति से, वंशागति से संबंधित होता है। वंशागति मतलब ये लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। आनुवांशिक पदार्थ है, लक्षणों का वाहक है कौन, यहाँ पर
हमारे पास डीएनए। ठीक है, दूसरे दी हम बात करें तो यही हमारे पास जो केंद्रक है ना, इसी केंद्रक के अंदर प्रोटीन का भी क्या होता है, संश्लेषण होता है भाई, संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण में भी ये क्या होता है भाई, सहायक होता है। दूसरा, डीएनए प्रतिकृतिकरण भी यहीं पर होता है, प्रतिकृतिकरण, प्रतिकृतिकरण भी यहीं पर होता है भाई, डीएनए प्रतिकृतिकरण का काम भी यहीं पर होता है। इससे संबंधित कुछ एंजाइम भी हमें यहाँ पर पाए जाते हैं, एंजाइम्स भी हमें देखने को इसके अंदर मिलते हैं। तो ये संरचना थी हमारी किसकी, विभिन्न प्रकार के कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांगों की, इनके कार्य और इनसे संबंधित कुछ बातें जो एग्जाम में हमसे पूछी गई हैं। आगे हमारी इसकी जो क्लास रहने वाली है, जो कि लास्ट क्लास हमारी रहेगी, जिसके अंदर हम कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन, जिसमें समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, असूत्री विभाजन, तीनों ही विभाजन के बारे में क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास के अंदर, और इस कोशिका के इसी के साथ हमारा ये आगे आने वाली क्लास के साथ लास्ट क्लास हमारी रहने वाली है, और कोशिका जो चैप्टर चल रहा था हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट। इसके बाद हम अगला चैप्टर ऊ तक स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।